जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज को जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं। वीडियो को सभी को लाइक करना है और सभी को शेयर कर देना है। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, हाँ, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाएं। कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लेट जरूर हुई है अपनी क्लास आज की स्टार्ट, लेकिन हो चुकी है, तो जल्दी से आए। फिर हम द्विवेदी युग के बारे में जो पढ़ रहे थे उसका अध्ययन हम आगे पढ़ेंगे और इसका जो द्विवेदी युग के कवि हैं उनको पढ़ेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसके जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, तो इसी को हम आगे निरंतर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी लोग शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट से पढ़ना है, जल्दी जल्दी से सभी लोग आ जाओ। पहले तो सबसे पहले जो द्विवेदी युग की बात होती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सभी लोग याद करते हैं। ठीक है, हाँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक महावीर प्रसाद द्विवेदी को जन्म जीवन काल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी आप लोग देखते जाएं। श्रीधर पाठक भी माने जाते हैं द्विवेदी युग के, नाथुराम शर्मा शंकर भी माने जाते हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद जी भी माने जाते हैं। ठीक है, मैत्रेय गुप्त जी माने जाते हैं, रामचरित उपाध्याय भी माने जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर भी माने जाते हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राय प्रसाद पूर्ण, वियोगी हरि, गोपाल शरण सिंह और सत्यनारायण कविरत्न। तो इन कवियों को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन कवियों को हमें याद करना है कि कौन सा कवि किस युग का कवि है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया कि नहीं किया है, तो सभी लोग लाइक जरूर कर दें और इन कवियों को सभी लोगों को याद करना है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? कृष्ण शतक। एक कई बार पूछा गया है, कौन सी रचना मानी जाती है? कृष्ण शतक मानी जाती है। ठीक है, हाँ, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, पढ़िए, जल्दी जल्दी से पढ़ना है। कृष्ण शतक को हरिओद जी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, ये द्विवेदी युग के कवि हैं और इनकी जो प्रथम रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है कृष्ण शतक। सभी को याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस भाषा में है तब आपको बताना है ब्रज भाषा में। ठीक है, सभी को याद रख लेना है। हरिओद जी का ब्रज भाषा में दूसरा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो रस कलश है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रस कलश है। ठीक है, वो वाला जो ओपीजी वो वाला सिस्टम में कर रहा था तो वो सिस्टम जो है सही नहीं रहा और जब क्लास चालू की तो उस वाले सिस्टम पर क्लास स्ट्रीम लाइव नहीं हो रही थी, है ना, तो इसलिए मैंने उसको बंद किया, फिर दूसरा न्यू यहां से चालू किया। उसको देखेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। रस कलश में युग की बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिओद जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं, देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की कल्पना की है। किसमें? रस कलश में। रस कलश इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। ठीक है, और जो है इन्होंने क्या किया कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नायिका भेद के अंतर्गत हरिओद जी ने नवीन ढंग की नायिकाओं का वर्णन किया है, कल्पना की है। किस रचना में की है? तो वो की है अपनी रस कलश में। ठीक है, रस कलश इसका सही होगा। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो बनता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की। ठीक है, फिर दूसरा बनेगा कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, तब आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास। ठीक है,
प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तब आपका उत्तर होगा 17 सर्ग हैं। ठीक है, 17 सर्ग हैं। और इसमें कौन सी रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार और करुण रस, ये दोनों रस की प्रधानता है। तो ये सभी लोगों को याद रख लेना। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपके प्रिय प्रवास से बनने वाले हैं। अयोध्या हरिऔध जी कवि सम्राट के रूप में समादृत हैं। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर उन्हें 1936 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी मिला है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है हरिऔध जू को कब या किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है, तब आपका उत्तर होगा प्रिय प्रवास के लिए। और ये कब मिला है, तो 1936 में मिला है। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, कवि सम्राट। तो ये चीज भी सभी लोगों को याद रख लेना है। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। लो, रामचंद्र शुक्ल जी ने यहां भी क्या अपनी उंगली कर दी, बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसको प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। तो आप सभी को याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विद्वान ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है ना। प्रिय प्रवास संस्कृत के वर्ण वृत्तों में रचित तथा इसमें 7 छंदों मालिनी, मंदाक्रांता, बसंत तिलका, द्रुत विलंबित, शार्दुल विकीर्णता और शिखरणी का प्रयोग हुआ है। तो आपको याद रख लेना है प्रिय प्रवास में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है, तब आपका उत्तर होगा 7 छंदों का। 17 इसमें सर्ग है, तो 7 7 आ रहा है ना लास्ट में, 7 छंद हैं, 17 में फिर 7 आया। तो इस प्रकार से देख लेना है। वैदेही वनवास हरिऔध जी का दूसरा प्रबंध काव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदेही वनवास जो है ये किसका प्रबंध काव्य है, तब आपका उत्तर होगा हरिऔध जी का। और ये दूसरा प्रबंध काव्य है, आपको सही मतलब याद रखना है। और इसमें कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। इसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। सीता परित्याग की कथा वर्णित है वैदेही वनवास में, और इसमें 15 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 15 सर्ग हैं। सभी लोगों को याद रख लेना है। ठीक है, हाँ, और भी देख लेते हैं आगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो, चिम्मन जी, अनुराधा, निशा जी सभी लोग याद रखेंगे। पुष्पेंद्र जी, राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को काव्य गुरु, अपना काव्य गुरु किसने माना है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन है, तब आपका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचना वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। कौन से पत्र में, वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी की प्रथम रचना हेमंत 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है। गुप्त जी की जो प्रथम रचना है वो हेमंत है, 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या थे, संपादक थे पत्रिका के, है ना, सरस्वती पत्रिका के। 1900 में इस पत्रिका का प्रकाशन माना जाता है। चिंतामणि घोष इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास जो है इनके क्या माने जाते हैं, फर्स्ट संपादक माने जाते हैं। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। तो ये सभी लोगों को याद रख लेना है। गुप्त जी के बारे में, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ है। कौन सा, रंग में भंग है, प्रथम काव्य ग्रंथ है जो 1909 में प्रकाशित हुआ है। तो सभी लोगों को याद रख लेना है प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 ईस्वी है। इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य की सुगत कामना की गई है। तो इनके जो अगर पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की जो ख्याति है इसका मूलाधार कौन सी रचना है, तब आपका उत्तर होता है भारत भारती। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना। मैथी हरी होती है, बहुत बढ़िया, मैथी हरी होती है, तो याद रख लेना है। हिंदी कवियों में प्रबंध काव्य सबसे अधिक मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखे हैं। तो हिंदी में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रबंध काव्य लिखे हैं तो वो किसने लिखे हैं, फिर आपका उत्तर होता है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, हाँ, और मैथी का हमें प्रबंध अच्छे से करना है। ओपीजी, मैथी का प्रबंध अच्छे से करना है। नारी भावना को पहचानने और उसका चित्रण करने में गुप्त जी हिंदी काव्य के इतिहास में अनुपम है। अनुपम है मतलब अनुपम है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता नाम लेख है। मैथिलीशरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का जो प्रेरणा स्रोत माना जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता नामक लेख है। आपको याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाता है कि साकेत महाकाव्य किसका है तब आपका उत्तर होगा मैथिलीशरण गुप्त का है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि इसका प्रेरणा स्रोत क्या है तो क्या है, काव्येर उपेक्षिता। काव्येर उपेक्षिता इस महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। वैसे साकेत कई बार पूछा गया है कि साकेत किसकी रचना है, ठीक है। साकेत में कितने सर्ग हैं तो 12 सर्ग हैं। साकेत में 12 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से आरंभ होता है। नवम सर्ग में उपेक्षिता उर्मिला के विरह का वर्णन है और यह सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। तो ये कई बार पूछा गया है कि उर्मिला के विरह वर्णन किस सर्ग में इसका वर्णन है, साकेत के किस सर्ग में वर्णन है उर्मिला के विरह वर्णन का, तब आपका उत्तर होगा नवम का, ठीक है। और साकेत में कितने सर्ग हैं तो 12 सर्ग हैं। ये चीज भी याद रख लेनी है, प्रथम सर्ग में सरस्वती वंदना से आरंभ होता है, ठीक है। हाँ, साकेत के प्रथम अष्टम द्वादश सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण के क्या है, मिलन का वर्णन है। किसमें, द्वादश और उत्तरार्ध में। सन 1936 में साकेत महाकाव्य पर मैथिलीशरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अब आपको बताना है कि हरिऔध जी को किस रचना के लिए मिला था ये मंगला प्रसाद पारितोषिक, उनके लिए भी 1936 में मिला था और मैथिलीशरण गुप्त के भी लिए साकेत महाकाव्य के लिए मिला। हरिऔध जी को बताएंगे सभी लोग, अभी अपन ने पढ़ा है, जल्दी से फटाफट से बताना है। सबिता, अनुजी, अनुराधा, ज्योति जी सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, फटाक से बताना है कि जो हरिऔध जी को कौन सी रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, सभी लोग बताएंगे। और इनके लिए 1936 में साकेत महाकाव्य के लिए मिल गया मंगला प्रसाद पारितोषिक, तो सभी को याद रख लेना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिय प्रवास के लिए मिला था हरिऔध जी के लिए 1936 में, ठीक है। और एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास, और मैथिलीशरण गुप्त को मिला है साकेत के लिए 1936 में। और ये भी महाकाव्य है साकेत, जिसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है। और प्रिय प्रवास में 17 सर्ग थे, इसमें 15 सर्ग हैं। गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। यशोधरा के बारे में कई बार पूछा जाता है। यशोधरा खंड काव्य है, सभी को पता है, एक खंड काव्य माना जाता है, लेकिन महाकाव्य जैसी इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो गुप्त जी द्वारा प्रणीत यशोधरा गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है। इसकी पंक्तियां कई बार पूछी जाती हैं। यशोधरा काव्य ग्रंथ में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई कि कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है ना। और विष्णु प्रिया में मैथिलीशरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट विष्णु प्रिया, पिछले पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है विष्णु प्रिया किसकी रचना है, ये पूछा भी गया है, तो याद रख लेना ये किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की है ना। और इसमें उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की जो है वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे फटाक से चैतन्य महाप्रभु आया है तो जल्दी से बताओ। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु किस जो है संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, सभी लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। मैथिलीशरण गुप्त का कृत जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना है कि प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है, तो किस रचना के लिए कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा जय भारत के लिए, ठीक है। और ये रचना किसकी है, मैथिलीशरण गुप्त की। भारत भारती भी है और जय भारत भी इन्हीं की है, सभी को याद रखना है। जय भारत में कौरव पांडवों के पारस्परिक कलह और उससे उत्पन्न महायुद्ध का वर्णन है। कौरव पांडवों का किसमें, जय भारत में। गुप्त जी के अनग और कुणाल गीत बौद्धकालीन संस्कृति से संबंधित है। मैथिलीशरण गुप्त कृत विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। तो विकट भट्ट किसकी रचना है, ये मैथिलीशरण गुप्त की है। विकट भट्ट है, याद रख लेना सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया।
विकट भट्ट के रचनाकार महर्षि गुप्त हैं। जयद्रथ वध में एक ऐसे युवक का चित्रण हुआ है जो राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, ऐसे युवक का चित्रण किस रचना में हुआ है? तब आपका उत्तर होता है जयद्रथ वध। और जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है? तब आपका उत्तर हो जाता है महर्षि गुप्त की। ठीक है, महर्षि गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महर्षि गुप्त ने जो है महर्षि गुप्त ने कितने खंड काव्यों की रचना की है, तब आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो 19 इसका सही होगा, 19 खंड काव्यों की। गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य है। अर्जन और विसर्जन ये भी किसकी है? ये भी गुप्त जी की है, अर्जन और विसर्जन। ठीक है, मेघनाथ वध महर्षि गुप्त की अतुकांत रचना है। मेघनाथ वध जो है ये महर्षि गुप्त की अतुकांत रचना है, सभी लोगों को याद रख लेना है। मेघनाथ वध याद रख लेना, ये महर्षि गुप्त की रचना है और ये अतुकांत रचना है, तो अतुकांत रचना भी आपको लिखना है। अगला देख लेते हैं, अगला जो हमारा फैक्ट है वो क्या है? महर्षि गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले पीजीटी एग्जाम में कि मधुप उपनाम से कौन रचना करता है या मधुप किसका उपनाम है? तो आपको याद रख लेना, मधुप जो है महर्षि गुप्त का उपनाम है ना, और झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है, सभी लोगों को याद रख लेना है ना। और माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद इन्होंने मधुप उपनाम से किया है, और ये मधुप उपनाम पूछा भी गया है महर्षि गुप्त का। नाथुराम शर्मा शंकर कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से समाधृत हैं। कौन? नाथुराम शर्मा शंकर। नाथुराम शर्मा शंकर, इन्हें कविता कामिनी कांत कहा जाता है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर। अगर आपसे पूछा जाता है कि साहित्य सुधाकर किसे उपाधि से विभूषित किया गया है, तब आपका उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। कविता कामिनी भी इन्हें कहा जाता है और भारतेंदु प्रज्ञेंदु भी इन्हें कहा जाता है नाथुराम शर्मा शंकर को। ठीक है, तो बहुत सारी इनकी उपाधियां हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी हैं, है ना। अब हमने पढ़ा था कि बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी युग का क्या कहा जाता है? समन्वय कहा जाता है या बीच की कड़ी कहा जाता है। और यहां पर हमने पढ़ लिया कि जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। रत्नाकर जो है कि आदर्श कवि बिहारी हैं, तो सभी को याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि भक्ति काल और रीतिकाल का समन्वयक कवि किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर होगा रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर का गंगावतरण महाकाव्य है, इसमें 13 सर्ग हैं। गंगावतरण, ये गंगावतरण इनका महाकाव्य है, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से बताइए कौन सा प्रबंध काव्य है, तब गंगावतरण याद रख लेना है। ये महाकाव्य है और इसमें 13 सर्ग हैं गंगावतरण में, ये रत्नाकर जी का है। ठीक है, जगन्नाथ दास कृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन है। इस प्रबंध काव्य में 4 सर्ग हैं। हरिश्चंद्र, रत्नाकृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन है, उसमें 4 सर्ग हैं, तो सभी को याद रख लेना। ठीक है, रत्नाकर का उद्धव शतक गोपी उद्धव संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य है, इसमें 118 कवित्व हैं। उद्धव शतक पूछा जाता है, उद्धव शतक ये किसकी रचना है? कई बार पूछी गई है, तब आपका उत्तर क्या होगा? रत्नाकर जी की है उद्धव शतक। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, उद्धव शतक रत्नाकर जी की है और गंगा लहरी पद्माकर की जी है। बहुत बढ़िया, गंगा लहरी पद्माकर की है और गंगा अवतरण रत्नाकर जी की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे। बहुत बढ़िया, जी उपनाम जो है ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो सभी को याद रख लेना है ना। महर्षि गुप्त का उपनाम मधुप। महर्षि गुप्त का अगर आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि गुप्त का उपनाम क्या है, तब आपका उत्तर होगा मधुप। और आपसे पूछा जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या है, तब आपका उत्तर होगा जकी। ठीक है, कई बार पूछा गया है जकी। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने स्वदेशी कुंडल की रचना कुंडलियां छंद में की है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है, तब आपका उत्तर होगा त्रिशूल। क्या उपनाम है? त्रिशूल। सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, त्रिशूल इनका उपनाम है। रामनेश त्रिपाठी कृत मिलन पथिक
स्वप्न, काव्य ग्रंथ, काल्पनिक, प्रेमाख्यान, खंड काव्य हैं। सभी को याद रख लेना है। रामनरेश त्रिपाठी कृत मिलन, पथिक और स्वप्न, ये जो काव्य ग्रंथ हैं वो काल्पनिक, प्रेमाख्यान, खंड काव्य हैं। सभी को याद रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानसी, पथिक, मिलन ये सभी हैं, इनको सभी को याद रखना है। और ये प्रेमाख्यान, खंड काव्य हैं, तो ये चीज भी सभी को याद रखनी है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी की मानसी देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताओं का संकलन है। तो ये तीनों ही रचना पूछी जाती हैं, मिलन भी पूछी जाती है, पथिक भी पूछी जाती है और स्वप्न भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको सभी को याद रख लेना है। मिलन किसकी रचना है, पथिक किसकी रचना है, स्वप्न किसकी रचना है, तब आपका उत्तर होगा रामनरेश त्रिपाठी जी की हैं। और मानसी जो है इनकी देशभक्तिपूर्ण फुटकर कविताओं का संकलन मानी जाती है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आहान जो है 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आहान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। बालकृष्ण शर्मा नवीन अगर पूछा जाता है कि इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तब आपका उत्तर क्या होगा, आहान। ठीक है, हाँ, मानसी से मिलने पथिक स्वप्न में गया। बहुत बढ़िया, तो सभी को याद रख लेना है। प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कौन सी, आहान, ये किसकी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। तो द्विवेदी युग का जो है हमारा अंत होता है। द्विवेदी युग को जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उन सभी को हमने पढ़ लिया। बहुत बढ़िया, अब हम पढ़ेंगे क्या, छायावाद। छायावाद में पढ़ेंगे, और यहां पर छाया आप ले लेना, यहां पर छाया आया है तो छाया ले लेना, चाहे वो किसी की भी छाया हो, चाहे शंकर जी की छाया हो, चाहे भगवान की छाया हो। तो छाया शब्द से हम छायावाद का आरंभ करेंगे। ठीक है, तो छायावाद का श्री गणेश करते हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मुकुटधर पांडे ने। छायावाद शब्द का ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि छायावाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तब आपका उत्तर हो जाता है मुकुटधर पांडे, है ना। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका के 1920 ईस्वी के 4 अंकों में है हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था, तभी से छायावाद का नाम रूढ़ हो गया। तो सभी लोगों को याद रख लेना है कि श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी के 4 अंकों में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 लेख लिखकर छायावाद का विस्तृत और गहन विवेचन किया था, और तब से इसका जो नाम हो गया, क्या हो गया, छायावाद। तब छायावाद पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किसने किया, तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, याद रख लेना है सभी लोगों को मुकुटधर पांडे के बारे में। हाँ, मुकुटधर पांडे की कविता कुर्री के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है कि छायावाद की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है, तब आपका उत्तर होगा कुर्री के प्रति, और एक किसकी कविता है, मुकुटधर पांडे की है ना। और गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। गीति काव्य हम पढ़ते ना कि कौन सा गीति काव्य है, कौन सा खंड काव्य है, अलग अलग पढ़ते हैं। तो गीति काव्य अगर आपसे पूछा जाता है कि गीति काव्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो तब आपका उत्तर होगा लोचन प्रसाद पांडे, है ना। किसने, लोचन प्रसाद पांडे, ये सभी को याद रख लेना है। और गीत गाते हैं ना अपन, गीत गाते, तो गीत हम लोचन से देख देख कर गाते हैं, देख देख कर, है ना। किसी किसी को याद रहता है, लेकिन किसी किसी तो देख देख के गाते हैं। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे, और इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा, प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत, है ना। और इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक किसने माना है, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है। और जयशंकर प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा गया है। छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसे कहा गया है, किस रचना को कहा गया है, तब आपका उत्तर होगा झरना, है ना। ये झरना किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की है। सभी लोगों को याद रख लेना, झरना, है ना, याद रख लेना है। और कहते हैं कि शंकर जी के जटा से क्या निकली है, गंगा निकली है, तो झरना बन गया होगा। जब गंगा निकली होगी तो इस झरना में हमें सबको नहा लेना है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी हो जाएगी, झरना।
ईलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब लो, ईलाचंद्र जोशी जो हैं, इन्होंने जयशंकर प्रसाद को जोश में आकर जयशंकर प्रसाद को बोले, जय शंकर जी छायावाद, छाया रखना, है ना। तो जोशी जी ने जोश में आकर के जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मान लिया। तो सभी को याद रख लेना, जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारी वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को, सभी को याद रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेसमाटा छायाभास से जोड़ा है। तो याद रख लेना है, किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोड़ा है। छायावाद को रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटेसमाटा छायाभास से जोड़ा है ना। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा है? तब आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। ये परिभाषा भी कई बार पूछी गई है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यही छायावाद है मतलब। तो ये किसने परिभाषा दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र साहब ने दी है। ये सभी जो हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं, है ना। अब नेक्स्ट आ गया है अपना जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। लो, इसको भी आपको याद रखने ना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है ना, कि कलाधर उपनाम, कलाधर किसका उपनाम है, या कलाधर उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? तब आपका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये कलाधर सभी को याद रख लेना। मैथ शरण गुप्त का उपनाम मधोप, रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम जकी, ठीक है। और कलाधर कौन का? जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये सारे के सारे उपनाम हम सभी को याद रख लेना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा का काव्य संकलन है चित्राधार, है ना। हाँ, आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया जब आत्मा पर पड़ने लगती है तो यही छायावाद है। ये परिभाषा किसने दी है? पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, तो जल्दी से बता दो। चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वनमिलन और प्रेम राज्य तीन लंबी कविताएं हैं जिन्हें काव्य कथाएं कहा गया है चित्राधार में, ठीक है। और चित्राधार में जो है ब्रजभाषा का काव्य संकलन माना जाता है प्रसाद जी का। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, याद रख लेना है, ये प्रथम गीति नाट्य करुणालय आपसे पूछा जाता है, सभी लोगों को याद रख लेना है। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है, ये आप सभी को याद रख लेना है। और ये प्रसाद जी की है। तो प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है। तो आपको याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रसाद जी ने किस रचना में मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है, तब आपका उत्तर होगा करुणालय। और करुणालय जो है प्रसाद जी की रचना है और एक गीति नाट्य मानी जाती है। तो ये सभी को याद रख लेनी है, ठीक है, सभी लोगों को याद रखना है। अगला देख लेते हैं, घृणित ठहराते हुए कानन कुसुम झरना लहर गीति काव्य हैं। कानन कुसुम झरना और लहर ये भी गीति काव्य है, ठीक है। और गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से उत्तर बताओ। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से बताना, अभी हमने पढ़ा था। और कानन कुसुम झरना और जो लहर हैं ये गीति काव्य हैं। और गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? जल्दी से उत्तर बताना है। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू एक खंड काव्य हैं और कामायनी इनका महाकाव्य है। अब यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं? हाँ, लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का प्रयोग किया था, बहुत बढ़िया। और ये पूछे जाते हैं दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सी प्रसाद जी का गीति काव्य है? तब आपको याद रख लेना, इनका कानन कुसुम, झरना और लहर ये गीति काव्य हैं। और प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व और आंसू एक खंड काव्य है, ठीक है, याद रख लेना है। सभी लोगों को याद रख लेना, महाराणा का महत्व और आंसू और प्रेम पथिक ये क्या हैं? खंड काव्य हैं। कानन कुसुम, झरना और लहर ये क्या हैं? गीति काव्य हैं। अब देखो याद कैसे करना है। कान दिया ना, कानों में हमें गीत सुनाई देता है तो ये गीति काव्य है, ठीक है। अगर झरना झरते हैं तब हमें भी गीत जैसे गुनगुनाते नजर आते हैं, झरझर झरझर करते हैं, तब भी हमें सुनाई देते हैं, तो ये झरना भी गीति काव्य है। लहर, तो लहर भी का एक लहर जो है, अगर गीतों की लहर सुनाई दे आपको तो सुन लेना सभी लोग, ठीक है। तो गीतों की लहर, तो ये लहर भी हो जाएगी।
तो कानन गीति काव्य, झरना गीति काव्य, लहर गीति काव्य। और यहां पर दिया है प्रेम पथिक, तो प्रेम का पथिक खंड खंड रहता है, खंड ही रहता है, ठीक है, ये पूरा कभी नहीं होता। तो याद रख लेना कि प्रेम पथिक एक खंड काव्य है। और कौन सा, आंसू, आंसू भी कैसे गिरते हैं, खंड खंड होके गिरते हैं। तो याद रख लेना आंसू भी खंड खंड होके गिरते हैं, पूरे नहीं गिरते। और महाराणा का महत्व भी खंड खंड है। कोई लोग समझ नहीं रहे महाराणा का महत्व, तो ये भी खंड खंड है, सभी लोगों को अनेक खंड हैं। तो ये जो है महाराणा का महत्व, आंसू और प्रेम पथिक खंड काव्य हैं। कानन कुसुम, झरना और लहर ये क्या हो जाएंगे, गीति काव्य। इन सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। कानन कुसुम में चित्र कूट भरत शिल्प, सौंदर्य कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती काव्य कथाएं हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का जो प्रथम संग्रह है वो कौन सा है, कानन कुसुम है। और कानन कुसुम गीति काव्य है, सभी को याद रख लेना है। महाराणा का महत्व जैसी लंबी कविता आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है, महाराणा महत्व जैसी। झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें 24 कविताएं हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तब आपका उत्तर होनी चाहिए झरना। और झरना एक काव्य संग्रह माना जाता है, 24 कविताएं इसमें संकलित हैं झरना में। तो सभी लोगों को याद रख लेना है झरना, ठीक है। और झरना एक गीति काव्य है, ये चीज भी सभी को याद रख लेनी है। हाँ, तो लहर में अशोक की चिंता, शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि तथा प्रलय की छाया 4 लंबी कविताएं हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लहर कविता संग्रह में कौन सी कविता जो है संकलित नहीं है, तो आपका यहां से क्या हो जाएगा, अशोक की चिंता, शेरसिंह का शास्त्र समर्पण, पैसोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया, ये सभी याद रख लेना है। ये किसमें सम्मिलित हैं, लहर में सम्मिलित हैं, ठीक है। हाँ, अशोक की चिंता कवि में कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक की पाश्चात्यपूर्ण मनः स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन है। लहर की सबसे लंबी कविता है प्रलय की छाया। लहर में जो संकलित है प्रलय की छाया, ये सबसे लंबी कविता है। इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव है। याद रख लेना, आपसे पूछा जाता है प्रसाद जी की कौन सी रचना पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव है, तब आपका उत्तर होगा प्रेम पथिक। और प्रेम पथिक हमने पढ़ा था कि एक खंड काव्य है, तो सभी लोगों को याद रख लेना है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, ठीक है। हाँ, तो प्रेम पथिक में जो है अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का जो है प्रभाव है, ये प्रसाद जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोगों को याद रख लेना है। और इनकी एक कामायनी भी है, कामायनी, कामायनी सभी ने पढ़ा है ना। कामायनी जो है ये किसकी मानी जाती है, तो कामायनी महाकाव्य है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। छायावाद युग के कवि देख लेते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी और मुकुटधर पांडे, ये सभी माने जाते हैं छायावाद युग के कवि। इन सभी को पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा छायावाद का कवि नहीं है, तब आपको ये पूरे के पूरे कवि याद होनी चाहिए। अगर मैं बोल दूं धोखे से अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, अगर आपको एक विकल्प दे दूं तब आपको पता नहीं है, तो आप कैसे उत्तर बताओगे। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो और मुकुटधर पांडे, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। सूर्य के निकलते ही मुकुट लगाकर, सूर्य के निकलते ही मुकुट लगाकर मित्रों के साथ, सुमित्रों के साथ, है ना, सुमित्रों के साथ कहाँ जाना है हमें, सबसे पहले जयशंकर शंकर जी की पूजा करनी है, फिर महादेवी जी की पूजा करनी है, फिर रामकुमार जी की पूजा करनी है और फिर मोहन यानी कि श्री कृष्ण की पूजा करनी है। तो इस प्रकार से पूजा करनी है। सूर्य निकलते ही मुकुट लगाकर हमें सुमित्रों के साथ जयशंकर जी की पूजा करने जाना है, फिर महादेवी जी की करना है, फिर राम की भी करना है और फिर मोहन की भी करना है। तो इस प्रकार से सभी लोगों की पूजा करना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। सूर्य निकलते ही हमें क्या करनी है, मुकुट लगानी है, सबसे पहले मुकुट लगानी है, फिर शंकर जी की पूजा करनी सुमित्रों के साथ, सुमित्रों यानी कि अच्छे मित्रों के साथ।
जाकर के शंकर जी की, महादेवी जी की, राम की और जो है मोहन की, सभी की पूजा करनी है। तो याद रख लेना है, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है, इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्कार कहा गया है। याद रख लेना, उर्वशी एक कई बार पूछा गया है, ठीक है, लेकिन कौन सी पूछी गई है? वो रामधारी सिंह दिनकर जी की पूछी गई है। किसकी पूछी गई है? रामधारी सिंह दिनकर जी की पूछी गई। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना। उर्वशी एक रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की भी है, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था उर्वशी के लिए, कब मिला था, कमेंट में सभी लोग बताएंगे। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी के लिए, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है और उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी की भी है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है, इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्करण कहा जाता है। सभी को याद रखना है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है कामायनी और इस महाकाव्य की प्रधान पात्र मानी जाती है श्रद्धा। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम है कामायनी। सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया, रीनू जी, ओपी जी, रवि जी, कुरैशी जी, बहुत बढ़िया। तो सभी को याद रख लेना है, गद्य पद्यमय रचना मानी जाती है ये जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, है ना। और जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना अगर आपसे पूछी जाएगी कि अंतिम रचना कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा कामायनी। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 1935 इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है। और श्रद्धा जो इसकी प्रधान पात्र है, कामायनी महाकाव्य की अगर प्रधान पात्र है तो वो कौन सी हो जाएंगी? श्रद्धा। और ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो अब हमें कामना करने कहाँ जाना है? जयशंकर प्रसाद जी के, शंकर जी के पास जाना है कामना करने कि हे भगवान, पीजीटी का जो पेपर है वो कैसा आए? सरल आए, बिल्कुल। तो कामायनी ये शंकर जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। इसमें 15 सर्ग हैं, 1935 रचना काल माना जाता है, ठीक है। और सभी को याद रख लेना है, कामायनी 1935 ईस्वी में 15 सर्ग, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। दोस्तों एक चीज याद रख लेना, जब हम नेट की तैयारी करते हैं और पीजीटी की करते हैं तो ये पूरे के पूरे सर्ग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है, तब आपको पूरे होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है, तब आपको पता होनी चाहिए। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है, तब आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरे के पूरे आपको रट लेना है। ये पूरे के पूरे जो कामायनी के सर्ग हैं ये पूछे ही जाते हैं, कामायनी के अधिकांश जो है आपके उसमें पूछे गए हैं, तो सभी को याद रख लेना है, ठीक है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।